नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारी मिट्टी यानी कि सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, शहरों या ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे पिछले कुछ समय में सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ है और उसकी वजह से हमारे ओवरऑल ना कि पर्यावरण के ऊपर बल्कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड सॉइल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, और अब आने वाले समय के अंदर हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे मिट्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और अभी तक कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को समझते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड सॉइल डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 दिसंबर को, इस साल का थीम है हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटीज। अब देखो यहां पर आपका माइंड में आ रहा होगा कि यार शहरों के साथ मिट्टी का क्या लेना देना। आपको बताऊंगा कि जो शहर हैं उनको बचाने के लिए मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला ये कि मिट्टी शहरों को बाढ़ आने से, फ्लड आने से बचाती है। दूसरा, आपका एक अच्छा पर्यावरण उपलब्ध करवाती है क्योंकि इसी मिट्टी में वो पौधे ग्रो करते हैं जो हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। और नेक्स्ट, हमारे लिए फूड यहां से अवेलेबल हो पाता है। तो ओवरऑल कहें तो यहां पर ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए दोनों तरीके से जरूरी है। और इसीलिए यहां पर फोकस किया जा रहा है कि एक हेल्दी सॉइल जो है वो एक हेल्दी शहर का भी निर्माण करती है, हेल्दी स्वास्थ्य का भी निर्माण करती है, हेल्दी आपके मानव जीवन का भी निर्माण करती है। आगे हम पूरी इस कहानी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि आज जो हमारा 95% फूड है वो हमारी मिट्टी से आता है। हम बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार बोलते होंगे कि हमारा जो फूड है शायद हम मिट्टी के बिना भी ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन बताना चाहता हूं कि जो भी आज प्रेजेंट टाइम में आप लोग कंज्यूम करते हो, खाते हो, वो लगभग आपका मिट्टी से ही उत्पन्न होता है। मिट्टी के अंदर ही ज्यादातर पौधे ग्रो करवाए जा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग जैसी टेक्निक्स जरूर आ चुकी हैं, लेकिन उनके साथ या उनके भरोसे हम कंप्लीटली आपकी सॉइल को अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे श्रब्स, बहुत सारे प्लांट्स आपके बिना मिट्टी के ग्रो करवा पाना काफी हद तक असंभव है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है हमारी सतह के ऊपर, उसको बनने में 1000 साल का भी समय लग जाता है। या ये कह सकते हो कि 1000 साल से भी ज्यादा समय आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर की जो सतही मिट्टी है उसको बनने में लग जाता है। तो सोचकर देखिए ये मिट्टी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस मिट्टी को बनने में इतने हजारों साल लगे, वो कुछ ही क्षण में आपकी बह के किसी दूसरी जगह चली जाती है। इस मिट्टी का अपरदन हो जाता है, इस मिट्टी का इरोजन हो जाता है, और हजारों सालों से यही मिट्टी हमें भोजन उपलब्ध करवा रही है, हमें आपका एक अच्छा जीवन उपलब्ध करवा रही है। तो अब आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि इस सॉइल की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ता हूं। अब बताना चाहता हूं कि हमारे लिए सॉइल एक फंडामेंटल यूनिट का काम करती है, क्योंकि ये हमारे लिए फूड अवेलेबल करवाती है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करती है और हमारी फ्यूचर लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि इससे हम लोग जो प्लांट ग्रो करवाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पर गैस है, या एक प्रकार से जो यहां पर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। जब प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो उस समय ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, जो कि आज इस लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको हम ग्रो नहीं करवा सकते बिना हमारी मिट्टी के, तो मिट्टी उसमें एक रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा मिट्टी हजारों लाखों जीवाणुओं का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है, जिसकी बदौलत एक सस्टेनेबल लाइफ हम यहां पर मेंटेन कर पा रहे हैं। ये जितनी भी प्रजातियां हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में सॉइल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कहा जाता है सॉइल इज नॉट जस्ट ए डर्ट, इट इज ए लाइफ, इट्स ए लिविंग सिस्टम। तो इसीलिए यहां पर इस बात को जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज वर्ल्ड सॉइल डे की जो थीम है इस साल की, वो है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। वो हमें रिमाइंड करवाता है कि जो आपकी मिट्टी है अगर वो हेल्दी होगी तो एक आपका हेल्दी लोगों
को, हेल्दी आपके फार्म को और हेल्दी अर्बन लैंडस्केपिंग को डेवलप करेगी, जिससे आने वाले टाइम के अंदर लाइफ के साथ साथ आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी या इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी और बायोडाइवर्सिटी भी इससे आपका इंप्रूव होगी। वहीं अगर हम बात करें तो आपकी फर्टाइल सॉइल के साथ, यानी कि एक उर्वरक जो आपकी मिट्टी जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, वो हमारे गांवों की लाइफ को, किसानों की जिंदगी को, इसके साथ साथ आपके शहरों की जिंदगी के साथ साथ जो आपका क्लाइमेट बदल रहा है, जो क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी है, उसको झेलने की क्षमता भी हमारी मिट्टी के अंदर है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो मिट्टी की आपकी समस्याओं को झेलने की क्षमता है वो लगातार डिक्रीज होती नजर आ रही है और उसके कारण लगभग आपका मनुष्य है, लगभग हम लोग हैं। तो इसलिए हमें इसी बात को समझना जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है सिटी एक्सपेंड वी मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट द अर्बन सॉइल, प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड प्रिजर्विंग द ग्रीन स्पेस दैट सेफगार्ड द रेजिलियंस अगेंस्ट द फ्लड एंड द हीट। अब देखो, आपका जो तापमान बढ़ता है या जो शहरों के अंदर बाढ़ आती है, या आपने देखा होगा बारिश के कारण जो पानी आपका जमा हो जाता है, तो उसको हमारी मिट्टी ही एक ऐसा पार्ट है जो उस वाटर को नीचे एब्जॉर्ब कर सकती है, लीचिंग डाउन करवा सकती है। और इसी के साथ में जो पौधे आपके ग्रो करते हैं, यहां पर आपकी मिट्टी उन पौधों के थ्रू हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो हीट है, जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको मेंटेन करने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। बिना एक हेल्दी सॉइल के हेल्दी प्लांट या हेल्दी ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते, और उसके बिना एक हेल्दी एनवायरनमेंट की अपेक्षा भी करना, उम्मीद भी करना काफी हद तक नामुमकिन है। या ये कह सकते हो, इसके बिना हमारा एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा तो एक हेल्दी मनुष्य को भी यहां पर सस्टेन करना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं तो आज ही हमें इस चीज को लेकर एक प्रेरणा या ये कह सकते हो प्रण लेना पड़ेगा। एक हमें यहां पर अपने आप से वायदा करना पड़ेगा कि हमारी जो मिट्टी है वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस की हमें दी हुई एक उधार की चीज है, और उसे हमें सूद समेत तो नहीं, एटलीस्ट वैसा का वैसा वापस लौटा दें। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो आप इंडियन सॉइल की या ये कह सकते हो हमारी भारतीय मिट्टी जो है वो पिछले कुछ समय से काफी हद तक ये जो हमारी समस्याएं हैं उनको झेलने की क्षमता खो चुकी है। अब ये जो माइंड में क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भारतीय मिट्टी ही क्यों यहां पर इतनी वल्नरेबल है, भारतीय मिट्टी की झेलने की क्षमता इतनी खत्म क्यों हो चुकी है। तो बताना चाहता हूं कि आज प्रेजेंट टाइम में जो आंकड़े हैं वो हमें यह बताते हैं कि लगभग हर साल 20 टन मिट्टी प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर हर साल लॉस हो जाती है हमारी इंडियन कंडीशन में। और वहीं पर ग्लोबल की जो एवरेज लॉस है पर हेक्टेयर पर ईयर मिट्टी का वो लगभग 2.4 टन है। यानी कि हम लोग लगभग आपका 10 गुना ज्यादा सॉइल का लॉस कर पा रहे हैं 1 हेक्टेयर से। तो ये हमें दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर मिट्टी की स्थिति क्या होगी। आपकी सतह से लगभग 20 टन मिट्टी अगर चली जाएगी तो सोचकर देखो कितना बड़ा नुकसान हमारे जो है आपका फार्मर को या हमारी इको सिस्टम को या ये कह सकते हो हमारे बायोडायवर्सिटी को या हमारा जो इकोनॉमिक लाइफ है, जीडीपी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके ऊपर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आवश्यक जो न्यूट्रिएंट आपके प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इस मिट्टी के अंदर सस्टेन करते हैं। और यही मिट्टी अगर बह के चली जाएगी, इस मिट्टी का अगर लॉस हो जाएगा, तो अब सोचकर देखिए कि हमारे पौधों को ग्रो करने के लिए हमें कितनी ज्यादा इनपुट यानी कि लागत फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और इसी मिट्टी के लॉस होने के कारण ऑर्गेनिक मैटर का जो आपका डिकम्पोजिशन है वो फास्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर आपकी मिट्टी के अंदर लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि पिछले 70 साल के अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो 1% था वो डिक्रीज होकर लगभग 0.2 से 0.3% तक पहुंच चुका है, जो कि यह दर्शाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल के अंदर सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है वो आपका लगातार डिक्रीज हुआ है, जिसकी बदौलत हमारी इंडियन सॉइल जो है वो इससे और ज्यादा वल्नरेबल हो चुकी है, और ज्यादा कहीं ना कहीं उसकी जो क्षमता है इसको झेलने की, इस समस्याओं को, वो लगातार खत्म होती जा रही है। तो अब आपको शायद इन आंकड़ों के साथ समझ में आ गया होगा कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो क्लाइमेट आपका बदल रहा है, मौसम जो बदल रहा है, आपका जो तापमान बढ़ रहा है, इसके अलावा हम लोग ये समझते हैं कि यहां पर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो आपका बाढ़ की स्थिति आती है, सूखे की समस्या आती है, इससे हमारा जो लैंड का एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है और लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का रोल है, क्योंकि हमने जंगलों को कटाव कर दिया है, हमने आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ा दिया है, जिसकी बदौलत आपके पौधों के लिए उतना ना तो पानी उपलब्ध हो पा रहा है, ना ही हमारी सॉइल प्रॉपर कवर हो पा रही है, और नेक्स्ट आपका सॉइल का डिग्रेडेशन यानी कि सॉइल इरोजन लगातार बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है।
नेक्स्ट है एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय द 40 मिलियन हेक्टेयर इन द फ्यूचर। लगभग लगभग आपकी मिट्टी, क्योंकि अब देखो अगर आपका लैंड एक्सपोज होगा और एक्सपोज होगा तो उसके अंदर आपकी वेजिटेशन की अमाउंट कम होगी, पानी ज्यादा वहां पर अगर आपका फिल्ट्रेट होगा, लीच डाउन करेगा तो वो सॉल्ट्स को बहाकर नीचे ले जाएगा और जो आपके आयरन एल्यूमिनियम जैसे जिसके ऑक्साइड्स हैं वो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे एंड दैट विल लीड्स टू मेक द सॉइल एसिडिक। और अब एसिडिक सॉइल अगर बढ़ रही है तो लगभग माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपका एसिडिक सॉइल यानी कि अम्लीय मिट्टी से ग्रसित होगा, और जो कि आपकी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएच जो आपका 6 to 7 के बीच में या 6 to 7.5 के बीच में है वो आपका एप्रोप्रिएट पीएच है फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स ए प्लांट कैन ग्रो परफेक्टली। अब बिना ये न्यूट्रिएंट्स या बिना ये प्रॉपर्टीज आपकी अगर प्रॉपर्ली नहीं अवेलेबल होगी तो वहां पर ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पाएंगे ना आपके प्लांट सस्टेन कर पाएंगे, एंड विदाउट दैट एक बेयर सॉइल जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज ज्यादा होगी और उसका इरोजन ज्यादा होगा और वो आपका कहीं ना कहीं हमारे बायोसिस्टम या इकोसिस्टम के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है रेजिलियंस ऑफ सॉइल इज रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमारी जो मिट्टी की क्षमता है इसको सहन करने की वो लगातार कम होती जा रही है और मिट्टी का इरोजन बढ़ रहा है। तो यही हमें समझना पड़ेगा कि बायोडायवर्सिटी का हिस्सा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मिट्टी का और इसे बचाना बहुत जरूरी है। जैसे हम पानी को, सॉइल को, हवा को, बाकी सबको बचाने की कोशिश करते हैं उसी प्रकार से हमारी मिट्टी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात करते हैं कि मिट्टी को बचाना क्यों जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मिट्टी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की क्या है, एक लाइफ है। यहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वो बहुत सारी आपकी सॉइल की रिएक्शंस में आपके रिस्पॉन्सिबल है, उनके अंदर एक्टिव है। इसके अलावा वो एक एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा इकोसिस्टम हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको सपोर्ट करती है। तो जरूरी है कि इस सॉइल को एज ए फाउंडेशन के तौर पर माना जाए और इसे बचाना हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है soil is facing increasing threats from the human activities putting our food security, ecosystem health and climate resiliency at the stake। यानी कि आज हम जो आपकी मिट्टी का नुकसान कर रहे हैं, इस मिट्टी को लॉस होने से नहीं रोक रहे हैं, या फिर हम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्ट है, शायद हम लोग देखते हैं कि यार मिट्टी तो हमारे घरों में बहुत ज्यादा है, हमें इसको निकालना है यहां से और कोशिश करनी है कि जितना हो सकता है कंक्रीट पूरा भर दिया जाए ताकि हमारी मिट्टी कहीं दिखनी ही नहीं चाहिए। हम लोग जब खासकर घर में बैठे होते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है, और खासकर जब शहरों में बैठे हैं तो उम्मीद होती है कि मिट्टी का तो एक कण हमें नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यही मिट्टी कितना बड़ा हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। देखिए, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर में हम लोग फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिना मिट्टी के पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा 95% भोजन आपका कहां से आता है, मिट्टी से आता है। दूसरा, यही मिट्टी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लगभग आपका इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसी मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं और इसकी मिट्टी के ऊपर जो प्लांट आपके ग्रो करते हैं उनके बिहाफ पर आपका एक फूड चेन जो है वो सर्वाइव कर रही है और इसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी सिस्टम यहां पर मेंटेन हो रहा है। और नेक्स्ट यहां पर है आपकी क्लाइमेट रेजिलियंसी, यानी कि आपका एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो इस क्लाइमेट या बदलते हुए आपके जलवायु के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र भी है, और आपकी जो बदलती हुई जलवायु है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हमारा हम कह सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने जो आपका एग्रीकल्चर में डिफरेंट आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी अडॉप्ट की जिसकी बदौलत आपका एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, खासकर मोनोकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस या आपके फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का बढ़ता हुआ प्रयोग। ये हमें दर्शाता है कि हमारी जो मिट्टी है और हमारा जो पर्यावरण है उसका नुकसान हमने बहुत ज्यादा किया है। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन आज हमारे एग्रीकल्चर से हो रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपकी बारी आती है कि विद प्रेसिंग पॉपुलेशन नीड्स द ग्रीड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जरूरी है कि हमारी एक हेल्दी सॉइल आने वाले समय के अंदर फूड सिक्योरिटी या भोजन की उपलब्धता को मेंटेन कर पाए। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम भोजन उपलब्ध करवाने पे अक्षम रहेंगे और वो हमारे लिए या हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए एक बहुत बुरा दौर हो सकता है। तो अभी से इस चीज को समझना काफी जरूरी है। अब बारी आती है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बदौलत आपकी मिट्टी का डिग्रेडेशन हुआ है या मिट्टी का क्षरण हुआ है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है कि जो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हुआ है उसकी बदौलत हमारी सॉइल की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता थी वो खत्म होती चली गई। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया उसकी वजह से सॉइल का पॉल्यूशन हुआ, सॉइल के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स ऐड होने के कारण सॉइल
सोयल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट हुई एंड दिस लीड्स टू द सोयल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट आपका है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो जंगलों का कटाव किया है और पिछले 2-4 साल के अंदर तो बिल्कुल ही हद कर दी है हम लोगों ने, जो हमारे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम थे उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। आपको पता होगा बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए आपके जंगलों को काटा जा रहा है। अभी रिसेंटली तो अरावली हिल्स की डेफिनेशन तक चेंज कर दी गई है। सोच के देखिए, उसकी डेफिनेशन चेंज करने से आपका लगभग 90 से 95% अरावली हिल्स को अब क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, अरावली हिल्स को तोड़ा जा सकता है। और आपको पता होगा शायद अरावली हिल्स हमारे नॉर्दर्न इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक ये कह सकते हो संजीवनी बूटी के तौर पर काम करती है, क्योंकि इसका कारण है ना कि ये हमारे लिए आपकी शुद्ध हवा का काम कर रही है, अवेलेबल करवा रही है, बल्कि जो दिल्ली जैसा हमारा जो एक कैपिटल सिटी है उसको आपका जो PM 2.5 हम लोग ये बोलते हैं कि यहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी अमाउंट को बढ़ने से डिक्रीज करने में कहीं ना कहीं आज वहीं आपका जो PM 2.5 यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर की अमाउंट बढ़ रही है या पोल्यूटेंट जो आपके मैटर बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसमें अगर हमने अरावली को और ज्यादा कट कर दिया तो अब यहां पर राजस्थान या हरियाणा या बाकी क्षेत्र से आने वाली मिट्टी जो है वो लगभग और ज्यादा बढ़ेगी और आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होगा या ये कह सकते हो पोल्यूटेंट जो मैटर होंगे वो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इसको हमें रोकना कैसे है, और हम तो लगातार इसको और ज्यादा कट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंगलों के कटाव के कारण भी आपकी मिट्टी प्रभावित हो रही है, क्योंकि अब जो जंगलों का क्षेत्र होता है जहां पर ट्रीज प्रेजेंट है, ये इस मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और उसको लंबे समय तक वहां पर सस्टेन करके रखते हैं, जिससे आपका कह सकते हो प्रदूषण भी कम होता है और ये हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने का भी अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है इम्प्रॉपर लैंड यूज। जो हमारा लैंड है, अब जैसे अभी मैंने कहा कि अरावली क्षेत्र को हमने काटने की कोशिश की, क्यों करने या ये क्यों किया गया है, क्योंकि यहां पर आपके जो बिल्डर्स हैं या जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये यहां पर आपके क्या करेंगे, अब बड़े बड़े जो है मॉल्स बनाएंगे या ये कह सकते हो यहां पर रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा, जिसकी कारण क्या होगा, धीरे 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 पूरा का पूरा क्षेत्र तब्दील हो जाएगा एक कंक्रीट के जंगल में, और वो आपको पता है कि अगेन यहां पर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सॉइल कॉम्पैक्शन बाय द मशीनरीज, अब एक्सेसिव जो मशीनरीज का प्रयोग होता है उसकी बदौलत भी क्या होता है, धीरे धीरे आपकी मिट्टी के अंदर कॉम्पैक्शन बढ़ा जाता है। जो एग्रीकल्चर लैंड की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए जरूरी है कि टीलेज को उतना ही किया जाए, मशीनरीज का प्रयोग उतना ही किया जाए जो कि नेसेसिटी है। अब उसको हमने पिछले कुछ सालों के अंदर काफी हद तक मिनिमाइज किया है, जैसे हमने आज प्रेजेंट टाइम में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ऐसी बहुत सारी मशीनरीज को प्रयोग में ला दिया है, जिसके अंदर हम राइस के रेजिड्यू के अंदर भी आपकी व्हीट की या फिर बाकी क्रॉप्स की सोइंग कर सकते हैं और पॉसिबल किया जा सकता है रेजिड्यूज के अंदर भी क्रॉप की सोइंग को करना। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग, जहां पर भी जल भराव की समस्या है, कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे इंडिया के अंदर जहां पर लगातार वाटर लॉगिंग की वजह से आपकी जो सॉइल है वो डिग्रेड होती जा रही है, उसकी सॉइल का पीएच आपका डिक्रीज हो रहा है, पीएच इंबैलेंस हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का वहां पर डिकम्पोजिशन जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर उसमें मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट आपका है लैक ऑफ कवर क्रॉप, जिसकी वजह से सॉइल का एक्सपोजर ज्यादा है, बेयर सॉइल जो है वो ज्यादा आपकी वल्नरेबल होती है सॉइल इरोजन के प्रति या फिर सॉइल डिग्रेडेशन के प्रति। एंड नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक मैटर यहां पर आपका जो है लगातार डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने मोनोक्रॉपिंग की है, और दूसरा जो आपका डाइवर्सिफिकेशन था वो लगभग हमने खत्म कर दिया। और एज वेल एज एक चीज और इंपॉर्टेंट वो ये कि हमने पिछले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि हमारा जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स के लिए, ताकि एनिमल्स उसको यूज कर सके, एनिमल्स कंजप्शन के लिए यूज कर सके, तो वो हमारा जो है कहीं ना कहीं हमने फोडर और फीड की अवेलेबिलिटी के लिए हमारा जो रेजिड्यू है उसको सोइल में ऐड करना बंद कर दिया, जिसकी बदौलत आपका जो एनवायरमेंट है या सोइल है वो प्रभावित होना शुरू हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछले 70 साल के अंदर सोइल ऑर्गेनिक कार्बन हमारी मिट्टी के अंदर जो 1% था वो लगभग 0.3% हो चुका है, जो कि अगेन हमारी सोइल हेल्थ के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान यहां पर कह सकते हो। नेक्स्ट आपकी बारी आती है वर्ल्ड सोइल डे, एक ग्लोबल कॉमन कमिटमेंट। तो यहां पर हम वर्ल्ड सोइल डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये थाईलैंड के किंग थे जो कि भूमिबोल अदुल्या देश के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के दौरान एक कमिटमेंट किया था, किसके लिए, एक तो आपकी मिट्टी की इंपॉर्टेंस जो है या सॉइल मैनेजमेंट जो हमारी है सस्टेनेबिलिटी के साथ, उसको आपका अवेयर करने के, लोगों को बताने के रिगार्डिंग कि मिट्टी की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम यहां पर फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं या पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं अगर प्रॉपर या इफेक्टिव वे के साथ आपकी सॉइल का मैनेजमेंट किया जाए। इसलिए उनकी याद में आपका वर्ल्ड सॉइल डे उनके जन्मदिवस पर बनाया जाता है हर साल
साल 5 दिसंबर को। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाया जाए कि भाई देखो ये एक हमारी सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो होता है ना कई बार हम लोगों को पता भी नहीं होता है, आम जनजीवन में अगर आप लोगों से जाकर पूछोगे तो उनके लिए मिट्टी एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि भाई यार कैसे घर में मिट्टी आ जाती है, बड़ा साफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही मिट्टी हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो भोजन हमारा आ रहा है बिना मिट्टी के, बिना अच्छी मिट्टी के संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी है कि उसकी इंपॉर्टेंस घर घर के अंदर पता चले और हम उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय के अंदर डिसीजन ले सकें और हमारी जो मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है, जो खत्म होती जा रही है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है नीड फॉर सॉइल सेंट्रिक एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी जो हेल्दी सॉइल है वो एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करती है, हेल्दी वर्ल्ड को मेंटेन करती है। तो वर्ल्ड सॉइल डे के ऊपर कम से कम ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम लोग लोगों के सामने सस्टेनेबल वे के साथ आपका रखें ताकि लोग उनको अडॉप्ट कर सकें और मिट्टी में होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। तो अभी आईसीआर के द्वारा आज ही मेंशन किया गया है कि पिछले कुछ साल के अंदर या कुछ समय से हमने मिट्टी के इरोजन को या मिट्टी के डिग्रेडेशन को लगभग आपका होने से बचा लिया है। तो उन्होंने कहा कि जो आपका वाटर इरोजन जो डिग्रेडेड लैंड था उसको उन्होंने 26% तक कम कर दिया है 2010 से लेकर 2025 तक। यानी कि हमने यहां पर यह कहा है या ये कह सकते हो आईसीआर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो आपका वाटर के द्वारा मिट्टी का इरोजन हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था, वो लगभग 26% तक कम करने में यहां पर सक्षम हो पाए हैं आईसीआर के वैज्ञानिक। और यहां यह भी कह सकते हो कि नेक्स्ट है एरिड एंड डेजर्ट रीजन जो है उसको लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर एरिया को रिस्टोर करने में भी कामयाब रहे हैं और लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया सोल्ट अफेक्टेड सोइल को हम लोगों ने रिक्लेम कर दिया। ये आईसीआर का कमिटमेंट है, आईसीआर की यहां पर स्टेटमेंट है आज ही के दिन की। दूसरी बात आती है कि आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है कि कैसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेक्ट्रोस्कोपी या सेंसर बेस्ड असेसमेंट्स को फॉलो करके सोइल की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पॉसिबल हो जाता है कि आपका न्यूट्रिएंट का एक तो यहां पर प्रॉपर बैलेंस्ड यूज किया जाए। बैलेंस का यूज का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस आपका फिक्सेशन फॉर्म में प्रेजेंट है लेकिन फिर भी किसान डीएपी की बहुत ज्यादा अमाउंट डालता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट इंबैलेंस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज प्रेजेंट टाइम में जो आपकी रिकमेंडेशन यहां पर 4:2:1 की है तो वो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, लगभग 10:4 समथिंग के हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है, जो कि अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा यहां पर नुकसान है कि हमारी सॉइल के अंदर हम बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज कर सकें, तो जो कि आपका प्रिसिजन फार्मिंग के साथ पॉसिबल हो पाएगा। ये रिमोट सेंसिंग बेस्ड या सेंसर बेस्ड जो फार्मिंग है उसके साथ पॉसिबल हो पाएगा। और नेक्स्ट है प्रमोट द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम सॉइल में न्यूट्रिएंट अप्लाई भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोशिश की जाए कि डायरेक्टली केमिकल को अप्लाई ना किया जाए, उसके अंदर ग्रीन मैन्योर कंपोस्ट इन चीजों को अप्लाई करके पहले सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाए। और अगर रिक्वायरमेंट है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करें। और साथ में आपका बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि यहां पर जरूरी है कि बायो फर्टिलाइजर्स को भी यूज किया जाए, जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, या आपका जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द लेग्यूम्स एडिशन, या हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं लेग्यूम्स की, तो उसके साथ कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है कि हमारी जो फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है जो आपकी हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, उसकी अमाउंट को डिक्रीज किया जा सकता है। और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग, यानी कि जो हमारा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का एक नेचुरल साइकिल है उसको इंप्रूव किया जाए, उसके साथ सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता है प्राकृतिक, उसको बढ़ाया जाए। और साथ में नेचुरल फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस के साथ, रीजनरेटिव फार्मिंग की प्रैक्टिसेस के साथ पॉसिबल किया जा रहा है कि आपके जो इनपुट यूज है या ये कह सकते हो फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का जो यूज है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो आज प्रेजेंट टाइम आपको पता होगा नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है, या फिर आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, या भारतीय प्रकृति कृषि पत्ती योजना है, इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि नेचुरल फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस को और ज्यादा इनिशिएटिव लेके आया जाए। तो जैसे मैंने आपको कहा था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग आपका 2024 के अंदर मेनली इसके लिए फोकस किया गया था कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मेंटेन कर सके और इसके अंदर स्ट्रेंथन किया जा सके कि आपकी केवल और केवल नेचर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज किया जाए, फार्म बेस्ड रिसोर्सेज को यूज किया जाए और आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज को या फिर उनका जो नुकसान है या पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट आपका है नीड द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ऑल लेवल एंड सॉइल रिस्टोरेशन इज कम्युनिटी रिस्पांसिबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सॉइल रिस्टोरेशन एक आपका किसी संस्था का या सरकार का रोल नहीं है, इसमें हमें सब लोगों को मिलकर स्टेप लेना पड़ेगा कि हम कैसे इस मिट्टी को बचा सकते हैं। तो आगे बहुत सारे स्टेप हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं आपकी सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे पहला आपका यहां पर है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि सॉइल के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम आपका जो मल्च है या ये कह सकते हो कि सॉइल को कवर किया जाए सॉइल रेजिड्यू के साथ, आपके सॉइल जो आपके यहां पर प्लांट्स का रेजिड्यू है उनके साथ, या ये कह सकते हो कि जो प्रीवियस क्रॉप्स थी उनके रेजिड्यू के साथ, या हमारा ऑर्गेनिक मैटर फार्मयार्ड मैन्योर, हम उनके साथ आपकी सॉइल को मैक्सिमम कवरेज दें, ताकि जिससे क्या होगा हमारी सॉइल का डायरेक्ट एक्सपोजर कम हो जाएगा।
तो जो इरोजन है वो कम होगा, और उसके साथ में सॉइल की जो एक प्रकार से हीट कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है या हीट के कारण उसका सॉइल का डिग्रेडेशन है या स्ट्रक्चर के ऊपर इंपैक्ट है वो कम होगा। दूसरी बारी आती है नो टिलेज। अब नो टिलेज जैसी प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करते हैं, क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं, तो उसके साथ आपका पॉसिबल किया जाता है कि मिट्टी का जो एक्सपोजर है वो कम किया जाए, और उसके अंदर हम मिनिमम से मिनिमम टिलेज के साथ, क्योंकि जब टिलेज हम करते हैं तो सॉइल को एक्सपोज करते हैं, सॉइल को ओपन करते हैं, तो जिससे मिट्टी और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है आपके इरोजन के प्रति, तो उसको रिड्यूस किया जाए। तो आज हम प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको कहा जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसी मशीन्स के साथ पॉसिबल कर पा रहे हैं। और जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है फर्टिलाइजर्स का, उसको नहीं फॉलो किया जाए, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, जो फर्टिलाइजर हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं उससे आपका सॉइल के अंदर धीरे धीरे ये फर्टिलाइजर्स आपके वेस्टेज हो जाते हैं, रन ऑफ लॉस करते हैं, और यही रन ऑफ लॉस होते हुए आपकी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, और एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ता है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है प्रमोटिंग द सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, जिसके साथ पॉसिबल किया जाता है कि आपकी सॉइल के अंदर रिड्यूस जोन में फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाए, ताकि धीरे धीरे प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर सके और उनकी जो वेस्टेज है वो कम हो, और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी या फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसके साथ में यूज ऑफ कवर क्रॉप एंड मल्चिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यहां पर पॉसिबल किया जाता है कि सॉइल के कवरेज को इंक्रीज किया जाए ताकि होने वाला इरोजन जो है वो रोक सके। और नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग द एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसके साथ यहां पर यह कहा जा रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो आपके फॉरेस्ट ट्रीज हैं या जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको भी हम लोग आपका क्रॉप के साथ या एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के साथ एड ऑन करें। और इसके साथ में यह भी इंपॉर्टेंट यहां पर जरूरी हो जाता है कि हमारे जो फील्ड है उनके अंदर हम केवल और केवल क्रॉप्स को ग्रो ना करवाएं या मोनोकल्चर को फॉलो ना करें, मोनोक्रॉपिंग को फॉलो ना करें, बल्कि इसके साथ कोशिश की जाए कि आपके क्रॉप्स के साथ हम एनिमल्स को रेयर करें, आपकी जो ट्रीज हैं उनको रेयर करें, जो हमारी एटलीस्ट बेसिक नीड है फ्रूट और वेजिटेबल्स की वो हम लोग खुद कंप्लीट कर सकें। तो इससे एक तो आपका फील्ड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है वो परमानेंटली कवरेज रहेगी और साल भर हमें जो है आपका एक प्रकार से रिटर्न देती रहेगी, और सॉइल की ओवरऑल नेचुरल फर्टिलिटी यहां पर इंप्रूव होगी, और हमारी जो डिपेंडेंसी है आपकी फर्टिलाइजर्स के ऊपर या इनपुट कॉस्ट के ऊपर वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर फील्ड में डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां पर पेस्ट का अटैक भी कम से कम देखने को मिलेगा, और एक प्रकार से पेस्ट के अटैक के कारण जो लॉस होगा वो भी मिनिमाइज किया जा सकता है, और किसान की आमदनी भी बढ़ाने में एक बहुत रोल इंपॉर्टेंट करेगा। नेक्स्ट आपकी बारी आती है अडॉप्टिंग द स्मार्ट सॉइल सिस्टम सॉल्यूशन लाइक द भूमि मित्रा एंड कृषि राष्ट्र। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो आज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा नए नए इंस्टीट्यूट लेके आए जा रहे हैं, या जो आईसीआर के द्वारा या आईसीआर रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा डिफरेंट जो आपके इनिशिएटिव्स हैं या जो आपके इनोवेशंस हैं उनको हम लोग फॉलो करें, उनको यूज करें, और उससे होने वाले फायदों को मैक्सिमम जो है वो आपका प्रयोग कर हम लोग जो है सॉइल के अंदर होने वाले नुकसान को कम कर सके, या फिर जो हमारे फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज है वो करके और आपकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके, और उसके साथ में जो फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको कम कर सके। इसके साथ जरूरी है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहेंस किया जाए, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में जानते होंगे कि आपकी सॉइल जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा यहां पर रोल प्ले कर सकती है, अगर प्रॉपर्ली यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, मैनेज करते हैं, ट्रीज को ग्रो करवाते हैं, और इसको एक्सपोज जो है यहां पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि कम से कम हो, और ऊपर से ज्यादा हम लोग कोशिश करें कि उसके अंदर आपकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें, ज्यादा ट्रीज या आपके जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाया जाए। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फार्म रेजिड्यू बर्निंग को कम से कम किया जाए। आज प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा, पंजाब, ज्यादातर फार्मर्स इसको बर्न आउट कर देते हैं पराली के रेजिड्यू को, उसकी वजह से ना कि केवल न्यूट्रिशन का लॉस होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैटर हमारी मिट्टी के अंदर डिक्रीज होता जा रहा है, और धीरे धीरे उसकी बदौलत आपकी सॉइल का एक्सपोजर यहां पर बढ़ता जा रहा है, और सॉइल का इरोजन या सॉइल की जो वल्नरेबिलिटी है रिगार्डिंग द सॉइल डिग्रेडेशन वो बढ़ती चली जा रही है। तो उसको हमें कम करना है। डायरेक्ट सीडिंग, एरोबिक राइस या आपके जो केमिकल्स का यूज है उसे हमें कम करना पड़ेगा, या ये कह सकते हो डायरेक्ट सीडिंग राइस को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, एरोबिक राइस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि जो ट्रेडिशनल हमारा पडलिंग राइस सिस्टम था उसको हम लोग कम कर सकें। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के साथ हम लोग आपकी इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, या ये कह सकते हो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कार्बन फार्मिंग, जो हमने ऑलरेडी कहा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट आपका है रेक्लामेशन ऑफ सैलाइन, एल्कलाइन एंड एसिडिक सॉइल एंड नीड बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड बायो फर्टिलाइजर यूज। अब यहां पर यह भी जरूरी हो जाता है कि जो हमारी मिट्टी ऑलरेडी खराब है, जैसे कि आपकी सैलाइन सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, उनको दुरुस्त कैसे किया जाए, उनको मेंटेन कैसे किया जाए, उनको वापस से रिटेन कैसा किया जाए, ताकि वहां से प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा सके और उस सॉइल की भी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, और उसके अंदर हम लोग आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट या बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं, और इफेक्टिव वे के साथ मैनेजमेंट के साथ हम उसको रिक्लेम भी कर सकते हैं। और साथ में है मैकेनाइजेशन ऑफ डीप
चीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि जो आपका फर्टिलाइजर्स है अगर हमें यूज भी करना पड़ रहा है, हमें अप्लाई भी करना पड़ रहा है, तो उनको रिड्यूस जोन में अप्लाई किया जाए ताकि उनके ऑक्सीडेशन को रोका जा सके और उनके लॉस को कम किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ा सके। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हम किस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर हमारी जो कंपोस्ट है उनको यूज कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर को यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, और एंड में अगर नीड पड़े तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना चाहिए। और साथ में हैप्पी और ट्रबोसीडर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि उनको यूज करते हैं तो आपके इन सीटू मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आज प्रेजेंट टाइम एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आपका राइस का रेजिड्यू है उसका इन सीटू यानी कि फील्ड में ही मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे सोइल ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर सकें और सोइल में होने वाले डिग्रेडेशन या लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकें और सोइल के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उनको आपका इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से मिट्टी को मैनेज किया जाए। तो आज के दिन हमें एटलीस्ट इतना जरूर समझना चाहिए कि हमारी सोइल जो है वो ना कि केवल एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसान के लिए जरूरी है, बल्कि हम सबके लिए एक कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी हमारी बनती है कि इस मिट्टी में होने वाले नुकसान को कम से कम कैसे कर सकें। तो वो मैंने आपके साथ जितने भी स्टेप यहां पर शेयर किए हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जो हमारे हम लोग डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर हमारे जो केमिकल्स फर्टिलाइजर का इंबैलेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमें रिस्पांसिबिलिटी यहां पर एक पर्सन लेना पड़ेगा कि उसको हम डेफिनेटली मैनेज करेंगे और आने वाले समय के अंदर होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाएगा, ताकि हम फ्यूचर जनरेशंस को ये आपकी जो सॉइल है वो एक इफेक्टिव या ये कह सकते हो कि एज इट इज एटलीस्ट वापस सौंप सके और उन लोगों को एक हेल्दी लाइफ हम लोग दे सके। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी आपका सोइल डे या ये कह सकते हो वर्ल्ड सोइल डे। ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस हो कि हमारी मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। बाकी यहां पर एटलीस्ट ये हो जाता है कि भाई किसी भी दिन को सेलिब्रेट करना है, जैसे हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वहां पर ऐसा ही तो होता है ना कि सब लोग मिलकर एटलीस्ट एक दिन को एंजॉय करते हैं। उसी प्रकार से आज का दिन हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि भाई एक प्रकार से मिट्टी को हम पुनर्जन्म दे सकें, उसको हम वापस से रिन्यू कर सकें। हम मिट्टी को वैसे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो लोग हम ही अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी कि मिट्टी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड सोइल डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस बात को समझिए और आगे बढ़िए और हमारी मिट्टी को बचाने की कोशिश करिए। तो सब लोग एटलीस्ट आज ही के दिन इस प्रण को या ये कह सकते हो ये प्रतिज्ञा जरूर लीजिए कि हाँ हम सोइल को बचाने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम जो हमारा एनवायरमेंट है ये हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि आज जो हमारा पॉल्यूशन देख रहे हैं या फिर हम लोग ये लगातार आपका एनवायरमेंट को डिग्रेड होते हुए देख रहे हैं या जो हमारी प्रदूषण की समस्या देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मानव जनित है और उसको हमें कम करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हाँ भाई कूड़े के पहाड़ को हटना पड़ेगा, ऐसे नहीं हटेगा, वो हमें हटाना पड़ेगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, वो इस प्रकार से इस चीज को नहीं समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एटलीस्ट जो लोग जागरूक हैं, जो लोग समझदार हैं, उनके लिए ये वीडियो था और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे ताकि हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को, हमारे बायोडाइवर्सिटी सिस्टम को, इकोसिस्टम को हम लोग बचा सकेंगे और हमारी लाइफ को सस्टेन कर सकेंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशंस को एक हेल्दी सॉइल और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।